नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ के दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो सपा के गढ़ में मोहन यादव करने पहुंचे हैं किलाबंदी। बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीतिक तौर पर चुनाव संचालन समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। एमपी के सीएम स्कूल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि माना जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ को, लेकिन 2022 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भेदा था एक किला और जीते थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आजमगढ़ लोकसभा चुनाव से। बहरहाल अब बड़ी खबर यह है कि 2024 के चुनाव नजदीक हैं और इस लिहाज से तैयारियां लगातार जारी हैं। आज सपा के गढ़ में हैं डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में चुने गए हैं। चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी जिसको संबोधित करेंगे एमपी के सीएम। राजनीतिक तौर पर यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि यादव वोटों में सेंधमारी का प्रयास एक तरह से रहने जा रहा है बीजेपी की ओर से। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस तरह से एमपी के सीएम की बात करें या फिर अन्य तमाम जो बीजेपी समीकरण बैठाने का प्रयास कर रही है धरातल पर, और 24 के चुनाव में इसका कितना असर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक तरह से चर्चाएं जरूर शुरू हो चुकी है एमपी के सीएम के आज आजमगढ़ पहुंचने को लेकर। माना यह जा रहा है, चूंकि इस सीट की बात करें तो मुस्लिम वोटर और यादव वोटर निर्धारण की भूमिका में रहता है और इस लिहाज से मोहन यादव का आजमगढ़ पहुंचना कई मायनों में खास है। वर्तमान की बात करें तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मौजूदा वक्त में आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं, जो 2022 के उपचुनाव में जीते थे। लेकिन 2024 की परिस्थितियां क्या 2022 की तरह ही हैं? यह बड़ा सवाल लगातार बना है। और हमारे साथ इस पूरे विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी बहुत धन्यवाद। मनोज यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आजमगढ़ में हैं और बीजेपी लगातार ये चर्चा कर रही है कि 2022 में सपा के गढ़ को उन्होंने भेदा था, 2024 में फिर कमल खिलेगा यहां पर। क्या लगता है आपको, जिस तरह से बीजेपी रणनीति बना रही है, क्या फिट हो पाएगी? बीजेपी सिर्फ प्रपंच और झूठ की राजनीति करती है। इसके अलावा ना बीजेपी के पास कोई एजेंडा है और ना ही कोई मुद्दा है। अगर मोहन यादव के आजमगढ़ आने से वोट बढ़ जाएगा तो मैं एक सलाह देता हूँ, बिन पैसे की सलाह बीजेपी दे रहा हूँ जी। योगी आदित्यनाथ को हटा दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस जाति से आते हैं उस जाति का प्रतिशत मात्र 3 या 4% है उत्तर प्रदेश में, और अगर यादव यहाँ मुख्यमंत्री बना देंगे तो वो लगभग 11-12% है। ये मेरी एक और नेक सलाह है मौजूदा बीजेपी और आरएसएस के बैठे रणनीतिकारों से जी। तो उनसे कह दीजिए कि योगी आदित्यनाथ को हटा के किसी यादव को उत्तर प्रदेश का सीएम बना दे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। मोहन यादव जैसे दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक लोकसभा में आके अगर भाई मनोज यादव जी मुख्यमंत्री तो बनाया ही ना। चलिए, आपकी सलाह, आप सलाह दे रहे हैं, बीजेपी स्वीकार करती है नहीं करती है तो समय बताएगा। लेकिन हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ सुभाषपा पार्टी के प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। पहले आप लोग भी दूसरी तरफ बीजेपी के विरोधी खेमे में बैठा करते थे, लेकिन अब आप एनडीए में शामिल हो चुके हैं। मोहन यादव आज पहुंचे हुए हैं आजमगढ़ और मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही प्रभाव पड़ता है तो मुख्यमंत्री कोई यादव को ही बना दिया जाए प्रदेश का। सुभाष चंद्र यादव जी, आपको क्या लगता है कि ये जो रणनीति बीजेपी चला रही है इसका कितना असर पड़ेगा? चूंकि सपा को लगता है इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। सुभाष जी। जी, जिस प्रकार बता रहे हैं मनोज भैया, तो मनोज भैया की बातों को सुनने के बाद तो मुझे कहावत याद आ रही है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जी। मोहन यादव जी के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने यादव मुख्यमंत्री दिया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के अंदर तेजस्वी आरजेडी जो परिवार है पूरी तरीके से बैकफुट पे है। क्योंकि इससे पूर्व के अंदर जहां तक ये बात जानी जाती है कि जब भी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का अगर सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है यादव परिवार से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो इनके परिवार से बनेगा।
और यही कहानी बिहार के अंदर होती है। लेकिन मोहन यादव जी के रूप में एक गरीब परिवार का आदमी अगर यादव मुख्यमंत्री बनता है तो ये बात इनके गले नहीं उतरती, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि भैया मोहन यादव जी को हटा के यहाँ से मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्या वोट में कोई सेंधमारी कर पाएंगे मोहन यादव? सवाल ये है, मनोज यादव जी यही कह रहे हैं कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, यात्रा भले कर लें, दौरे भले कर लें, अगर इसका प्रभाव वोट के लिहाज से फायदा मिलेगा। रितेश जी, मनोज जी को पता होना चाहिए इसका प्रभाव अगर नहीं पड़ेगा तो आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट थी अखिलेश यादव जी के छोड़ने के पश्चात खाली विनोद सीट, बिल्कुल सीट कौन जीती? भारतीय जनता पार्टी जीती, दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते। यानी यादव जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं यादव वार्ड वर्ग अपने आप को समझदारी के साथ लेके जा रहा है। उनको पता है कि भैया हम समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अगर यादवों का भला किया तो सिर्फ गिने चुने जिले के यादवों का भला किया। मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, सैफई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पूर्वांचल के यादव क्या समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर बन कर रहेंगे? नहीं। मोहन यादव के रूप में समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ ये मैसेज गया यादव के रूप के अंदर कि भैया यादव भी अपना सम्मान देखेगा और यादव अपने सम्मान को देखने के लिए कहीं उधर जाएगा। तो मैं लौटता हूं सुभाष जी, आपके इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा है, सुभाष जी ने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। मनोज जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो 2022 के उपचुनाव में जो किला था सपा का, उसको भेदने का काम बीजेपी नहीं करती। क्या आपको लगता है कि 2022 और 2024 का नतीजा सेम एक जैसा रहने जा रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी कुछ करने जा रही है यहां पर बड़े स्तर पर? चूंकि बीजेपी अपने प्लानिंग पर पूरी तरीके से काम करती नजर आ रही है मनोज यादव जी, दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी का देखें तो यहां पर उस प्रकार से कोई बड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा, भले चर्चा के तौर पर ही सही। मोहन यादव के पहुंचने से एक चर्चा जरूर शुरू हुई है। मनोज जी देखिए, हम सुभाष के प्रवक्ता अपने छोटे भाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही याद दिलाएंगे जी। झांसी का उपचुनाव हुआ था, चौहान और राजभर बाहुल्य एरिया था जी, और हमारा जो प्रत्याशी था वो क्षत्रिय जाति के थे, तो हमने तो वहां उनको धर पटका। तो जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं वो अपने गढ़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 24 में हम आपको किसी हाल का नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारी जो रणनीति है वो यही है कि पूर्वांचल में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीती। ठीक है, लेकिन मनोज जी देखिए, जब आप ये वाली बात करें तो मेरे मन में एक बड़ा दिलचस्प सवाल इस लिहाज से आया है कि घोसी का जहां आप बता रहे हैं वहां पर बसपा ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन 2022 में बसपा का उम्मीदवार उतरा था लोकसभा उपचुनाव में और बहुत जबरदस्त नुकसान सपा को हुआ था, ये फैक्ट है और इसमें कोई गुरेज नहीं करेगा। 2024 में बसपा कोई आपके साथ नहीं आ रही, इंडिया ब्लॉक में नहीं है, तो मुश्किलें तो बसपा बढ़ा सकती है ना आप लोगों की। फिर जब मुश्किलों को दौर आएगा तो उससे भी लड़ा जाएगा जी। और हम वो राजनीतिक दल है, कोई एजेंसी थोड़ी नहीं है कि चीजों से अपने आप को जाके समायोजित कर लें। हम लोग पूरी ताकत और शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं। समाजवादियों का आंदोलन आज से नहीं, जब आजादी नहीं मिली थी इस देश को तब भी से प्रचलित है। हमने आज आंदोलन किया है, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है जी। जो अकलियत के लोग हैं, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, उनकी लड़ाई लड़ी है और इसी के लिए हमारी पहचान है। बाकी लोग तो आपस में मांडोली करते हैं मुंबई की भाषा में, आपस में सीट शेयरिंग से लेके और तू मेरा वोट ले ले, तू मुझको अपना वोट दे दे वाला काम करते हैं। गठबंधन भी हमारा होता है तो बिल्कुल मुद्दों पे होता है। जैसे पूछिए, ये कह पाएंगे बीजेपी से कि हमें जाति की जनगणना करवानी हो, करवाइए, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करिए, पिछड़ों का आरक्षण और आरक्षण का टोटल कैप 75% करिए, है इनकी हिम्मत बीजेपी से करवाने की? अगर नहीं तो बच्चे और बप्पा के दोनों को अपना सीट दिला दो, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कुछ नहीं है। मंत्री की शपथ 7 महीने से पेंडिंग है, इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। भाई मनोज यादव जी, बहुत नाराजगी आपकी दिखाई पड़ रही है सुभाष चंद्र यादव जी और उनकी पार्टी के लिए आपकी। नहीं, कोई नाराजगी मेरी नहीं है, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। जो सवाल जिस पैटर्न में पूछेगा उस पैटर्न में मैं जवाब देता हूँ। यही मेरा अपना स्टाइल है और यही मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि जो जिस तरह समझे उसको उस तरह समझा देना जी। सुभाष जी, फिर जिस तरह से मनोज यादव जी ने तमाम चीजें कही हैं आपको लेकर या फिर पूरे आजमगढ़ लोकसभा के दायरे को लेकर, उसको क्या लगता है कि मोहन यादव क्या भेद पाएंगे? क्योंकि 2022 और 24 में बहुत कुछ बदल गया है जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है। जी, सबसे पहले तो ये इनका खुद का हाल बेहाल है और ये हमारे हाल की चिंता करते हैं। मैंने फिर बोला ना कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये लोग पटना जीते थे, ये लोग इलाहाबाद की फूलपुर जीते थे और गोरखपुर भी जीते थे, और तब इनको ऐसा लगा कि 2019 के अंदर अगर हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश फतेह कर लेंगे। उन्होंने बीएसपी से गठबंधन किया। 2019 का लोकसभा का चुनाव का परिणाम क्या रहा सबके सामने है। ये घोषित जीतने के पश्चात इनको ऐसा लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी ये जीत जाएंगे।
तो ये फटेहाल लोग, बेहाल लोग दूसरे लोगों की बड़ी चिंता करते रहते हैं। ये बड़ी 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 बात ठीक है। राजनीतिक तौर पर सुभाष चंद्र यादव जी या फिर मनोज यादव जी, चिंताएं तो अपने अपनी पार्टी की लगातार आप तमाम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा तो जनता तय करेगी। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। 2 दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 24 फरवरी को काशी के दौरे पर हैं, जिसकी तैयारियां अभी से ही जारी हैं। देर शाम सीएम योगी काशी पहुंचकर काशी विश्वनाथ में पूजा भी करेंगे और साथ ही बीएचयू हेलीपैड से सिगोवर्धन भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ पीएम के आगामी कार्यक्रम और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। तो वहीं 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। यूपी के चंदौली जनपद से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ यानी वाराणसी पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी का साथ देने के लिए खुद प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरेंगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बनाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए राहुल और प्रियंका एक साथ वाराणसी में यात्रा करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली, अमेठी, फूलपुर या वाराणसी से अपनी दावेदारी कर सकती हैं। उधर अयोध्या में राम मंदिर के तैयार होने के बाद से भक्तों की तादाद लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। 500 साल बाद पूरे हुए मंदिर के निर्माण के बाद और रामलला की पहली झलक देखने पर लोगों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। के दिन को हमारी सफर जो है वो पावन हो गई अयोध्या का दर्शन करके। अयोध्या बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर उसका, और मंदिर का भी नक्शी काम वगैरह बहुत अच्छा बनाया है। और अयोध्या का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी बहुत अच्छे से सजाया है भगवान श्री रामलला के आगमन पे। और अयोध्या को बहुत अच्छे से बनाया है, कभी कोई तकलीफ नहीं पड़ती कोई बाहर से आने वालों को। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। हम दर्शन करके बहुत धन्यता अनुभव रहे हैं और आंख में आंसू भी आ गए कि जब यहाँ 500 साल के बाद ये ऐसा भव्य मंदिर खड़ा हुआ है और सनातन की जीत हुई है। दर्शन करके हमके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि 1990 और 1992 में भी हम आए थे, तब ऐसा माहौल नहीं था, जो हमको दर्शन करने का भी नहीं मिला था उस तक। तो हमको ये जमीन भूमि को प्रणाम करके हमको आंखों में आंसू आ गया। हम सभी खिलाड़ी हैं और यहाँ अयोध्या में कंपटीशन चला गया और राम मंदिर को देख के इतना अच्छा लगा कि यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सोने के दरवाजे बने हुए हैं, मन को बहुत खुशी महसूस हुई। दर्शन मिला भगवान का, बहुत अच्छी तरह से दर्शन किया है और बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है दुनिया में जितना अच्छा सुंदर मंदिर है। और सभी आराम से मजे से दर्शन कर रहे हैं भगवान के। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जय श्री राम। अबू धाबी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिससे पूरे देश में उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कहना है, सुनिए। यहाँ दुनिया राममय हो रही है। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बना तो अबू धाबी में जहां कोई सोच नहीं सकता, ये सब माननीय मोदी जी की देन है। विश्वनायक स्मारक ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक हजारों की संख्या में ताज नगरी पहुंचते हैं। पर्यटकों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ताज सुरक्षा पुलिस की है, जिसके चलते ताज सुरक्षा एसीपी अरीब अहमद ने आज से पर्यटक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। दशहरा घाट पर ताजमहल के साए में गाइड और दुकानदारों को पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शपथ दिलाई गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 18 मंडल की बड़ी खबरें।
भदोही के गांव में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम। इटावा में पुलिस को गुमराह करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पत्नी के शव को जलाकर किया था गुमराह। इटावा पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। 3 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से सोने चांदी के आभूषण बरामद। फतेहपुर में नहर में बहता मिला ज्ञात शव, ग्रामीणों में दहशत। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी। इटावा रेलवे अनुभाग में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा अभियान। जीआरपी ने ट्रेन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। कब्जे से भारी मात्रा में चांदी और लाखों रुपए बरामद। सिद्धार्थनगर के स्कूल में बच्चों को भक्ति पाठ न करने की शिक्षा देते टीचर पर लगाया आरोप। छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर में की शिकायत। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। सिद्धार्थनगर पुलिस ने किशोरी की हत्या का किया पर्दाफाश। आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते दिया था वारदात को अंजाम। सिद्धार्थनगर में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जिला पंचायत सहायकों ने किया धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों की तख्तियां हाथों में लेकर बैठे प्रदर्शनकारी। बांदा में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलटी। 2 महिलाओं की चपेट में आकर दर्दनाक मौत। चालक मौके से फरार। बांदा में अज्ञात कारणों से छात्र ने की आत्महत्या। हॉस्टल के वार्डन ने पुलिस को दी सूचना। बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था छात्र। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद। घर के बाहर खड़ी बाइक पर किया हाथ साफ। पूरा मामला कैमरे में कैद। अलीगढ़ में पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता को किया गया गिरफ्तार। थाने में बुलाकर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नेताओं पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। फर्रुखाबाद में मेले देखने आए परिवार के साथ बदमाशों ने की मारपीट। 4 लोग घायल। चारपाई पर दिव्यांग के बैठने को लेकर बदमाशों ने किया था हमला। आजमगढ़ में एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा। सरिया लदी ट्रैक्टर ट्रॉली घुसी गाड़ी में। चालक की हुई मौत, 1 घायल। मैनपुरी में ट्रैक्टर में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मौके पर हुई किसान की मौत। मैनपुरी में परिवार ने मिलकर युवक को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। उधारी के पैसे देने के बहाने बुलाया था घर पर। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। औरैया में महिलाओं ने एक महिला की जमकर की मारपीट। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। पुलिस कर रही है जांच। सहारनपुर में स्कूली बच्चों ने किया नुक्कड़ नाटक। चाइनीज मांझा ना इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।